आप सभी को नमस्कार। आज कुछ है 10-12 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के ही है, ठीक है, 2020 के और कुछ 19 के इसमें शामिल है ना। तो देखते हैं कि करके पहला क्वेश्चन पूछा है, विश्व के निम्नलिखित क्षेत्रों में से खट्टे फलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए में था मानसूनी प्रदेश, बी में था उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि, सी में था भूमध्य सागरीय क्षेत्र और डी में था भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि विश्व के निम्नलिखित क्षेत्रों में से खट्टे फलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, खट्टे रसदार फलों का। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका मानसूनी प्रदेश है यहाँ भी नहीं, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में भी नहीं, जो सी वाला आपका ऑप्शन था भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्योंकि जहां जिन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में शीत ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में, और उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के पश्चिमी भागों में आपको किस प्रकार की जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं ये गर्मी में कैसे होते हैं, शुष्क, जबकि शीत ऋतु में यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। इसी दौरान यहाँ पर खट्टे रसदार फलों की भी, इसी कारण यहाँ पर क्या की जाती है, खट्टे रसदार फलों की अच्छी पैदावार होती है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की कृषि भी की जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था आपका सी भूमध्य सागरीय। एक और है भूमध्य रेखी, इसको ध्यान रखना, भूमध्य रेखी और भूमध्य सागरीय। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री के आसपास की बात कर रहा है, और भूमध्य सागरीय मतलब आपका 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के आसपास की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसके समीपवर्ती क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन थे, एक यूरेनियम, तांबा, वैसे लिखा था, तो आप याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्ट मासबुर्ग और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये आपके मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहेगा किसके लिए, मैग्नीज के लिए। अगला क्वेश्चन था, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के तटों में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में किस उसकी जो अवस्थिति है डार्लिंग रेंज की, वो कहां पर है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें डार्लिंग रेंज की जो अवस्थिति है वो दक्षिण पश्चिमी तट पर। ठीक है, ऐसे ये एक मैप है आपके पास ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, ये मैप हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण पश्चिमी तट पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, डार्लिंग रेंज की अवस्थिति मिलेगी। ठीक है, ये सारा कुछ मैप में बताया है ऑलरेडी, देख के जाइएगा। अगला है नजातीय समूह और देश, इसका भी मैंने पूरा पीडीएफ डाल दिया था। नजातीय समूह और देश मतलब कौन कौन से नजातीय समूह है, कहाँ किन किन देशों में पाए जाते हैं, जनजाति वगैरह सब, विश्व की भी और भारत की भी। ठीक है, तो आप लोग देख के जाइएगा क्या पूछा है, यहूदी इजराइल में है, टेडा लीबिया में है, मैंने यहाँ सही लिखा है ना, बेजा मिस्र में है, और उर कहाँ पर है, ईरान में। तो ये आ ही जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ये फैक्चुअल वाले हैं, ये आ ही जाते हैं। ठीक है, अगला पूछा था देश और उसकी राजधानी, ये भी एक न एक बार 1 या 2 वर्ष के अंतराल में पूछ ही लेता है। मोरक्को की राजधानी रबात, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, केप वर्दे की राजधानी प्राय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है, और मैंने आप लोगों को क्लास के दौरान बताया भी कहाँ कहाँ किन किन की राजधानी याद रखना है, किन किन महाद्वीपों में कौन कौन से देश जरूरी है जिनकी राजधानी आपको ध्यान रहनी चाहिए। नोट्स में भी बकायदा लिखा हुआ है और मैंने आप लोगों को हाईलाइट भी करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किन देशों से नहीं गुजरती, ये भी करा हुआ है, किन से नहीं गुजरती। 4 ऑप्शन थे, एक था गैबन, दूसरा था सोमालिया, तीसरा था गिनी और चौथा क्या था, रवांडा। तो आप देख पा रहे होंगे तीसरा और चौथा, गिनी और रवांडा से ही आपकी क्या नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा। तो कहां कहां से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोमो प्रिंसिप, कांगो, युगांडा, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, और यहाँ 2 ऑप्शन दिए थे, एक गैबन और एक सोमालिया। ठीक है, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप वर्ल्ड का मैप को या तो ड्रॉ कर पाते हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी आप ड्रॉ कर पाते हैं उसको ड्रॉ कर ले, और आप 0 डिग्री विषुवत रेखा खींच के 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा खींच के वहीं पर उनके देशों के क्या लिख ले, नाम लिख ले। सबसे आसान तरीका है याद करने का, वैसे याद हो जाता है, और अब स्थितियां और रेखा आपके दिमाग में बैठ जाती है तो और जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है याद करने का। ये क्वेश्चन भी भूले भटके एक हाथ पूछ लेता है, तो जो बोनस के रूप में हमको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको हम छोड़े क्यों, तो ये सब देख के जाना है अच्छे से, है ना।
अगला, निम्न में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? 4 चोटी के नाम थे, एक था गुरल मांधाता, दूसरा था नामचा बारवा, तीसरा था कामेत, चौथा था नंगा पर्वत। ठीक है, इसमें से कामेत आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। नंगा पर्वत आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, पीओके में। नामचा बारवा आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर, अधिकांश हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें से जो ये गुरल मांधाता है यही आपको नया नाम लग रहा होगा, बाकी सबके बारे में तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये जो गुरल मांधाता है ये आपकी कहाँ पर है? तिब्बत में, है ना, ये भारत में नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो जाता है ए वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के ऊपर मीठा जल और नीचे खारा जल? दरअसल में ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि कौन सी नदी शुरुआत में मीठा जल लेकर के बहती, बाद में खारा जल, ऐसे है इसका उत्तर, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या लिया? ऊपर और नीचे करके। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आयोग है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पूछता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लूनी नदी है, इसका सीधा सीधा उत्तर था, जो लूनी नदी है शुरुआत में कुछ दूर पर यानी अपने उद्गम से लेकर के बालतोरा बाड़मेर तक ये मीठे जल के रूप में बहती है, उसके बाद इसका जल कैसा हो जाता है? नमकीन हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, शुरुआत में मीठे जल के साथ और बाद में खारे जल के साथ कहा हो जाती है? धरती में समाहित हो जाती है, या स्थल में क्या हो जाती है? विलीन। इस कारण इसको अंतःस्थलीय नदी भी कहते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर ये उत्तर, तो इसका सीधा उत्तर है लूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक पूछा था, मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा किसका उपभाग है? ठीक है, तो मोरीबंद डेल्टा किसका उपभाग है? ये सीधा एक इसका उत्तर पहले मैं बता देती हूँ, ये है बंगाल डेल्टा का भाग। ठीक है, बंगाल डेल्टा यानी कि आपका जो सुंदरबन डेल्टा है उसका भाग है। आपका जो सुंदरबन डेल्टा था, उस सुंदरबन डेल्टा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है भूगोलविद, उनके द्वारा 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। पूर्व वाला तो जैसा कहता है ऐसा, लेकिन जो पश्चिमी डेल्टा है, उस पश्चिमी डेल्टा को उन खगोलविद सॉरी उन भौतिक उन भूगोलविद ने 3 भागों में बांटा, एक मोरीबंद डेल्टा, एक प्रौढ़ डेल्टा और एक ज्वार सक्रिय डेल्टा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मोरीबंद डेल्टा है, मोरीबंद डेल्टा है किसका भाग है? तो याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा या पश्चिम बंगाल डेल्टा का भाग है। 3 भाग है, एक मोरीबंद, एक प्रौढ़ और एक ज्वार क्रीक। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग को भूगोलविद ने 3 भागों में बांटा है, मोरीबंद में, प्रौढ़ और ज्वार सक्रिय डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का क्रम कैसे बताना है? पश्चिम से पूर्व। क्या पूछ रहा है? मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का क्रम पूछा। तो मध्य भारत में जैसे सतपुड़ा हो गई, मैकल हो गई, राजपीपला हो गई, महादेव हो गई, इन सब श्रेणियों के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है कि इनका क्रम क्या बताना है? पश्चिम से पूर्व। सीधा सीधा सही आंसर लिख दिया है मैंने। सबसे पहले आएगी आपकी सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का ही विस्तार आगे बढ़ता जाएगा महादेव के रूप में, फिर किस रूप में? मैकल। सतपुड़ा के पास यहाँ देखोगे, हालांकि यहाँ सतपुड़ा नाम ना देते हुए अगर राजपीपला दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। राजपीपला आपकी गुजरात से शुरू होती है, सतपुड़ा की रेंज राजपीपला से शुरू होती है। ठीक है, वहां पर इसको राजपीपला श्रेणी ही कहते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ती है महादेव श्रेणी, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेके पूरा बिहार तक। ठीक है, और उसके बाद छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये इनका क्रम था, कैसे? पश्चिम से पूर्व। सब कुछ बकायदा थोड़ा देखते जाइएगा मैम। अगला क्वेश्चन पूछा था, कथन ए, भारत में सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय है। बिल्कुल है। दूसरा कारण, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये भी है। इसका कथन और कारण दोनों सही था, क्योंकि जो आपका भूकंपीय क्षेत्र है वहां पर एक ओर से आपकी भारतीय प्लेट और दूसरी ओर से भारतीय प्लेट ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, और जो आपकी यूरेशियाई प्लेट है वो उसको रोकने का प्रयास कर रही है। तो इसी क्रम में भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों के द्वारा बल लगाने के कारण कई जगह ये आपस में क्या हो गई है? लॉक हो गई है। इसी जो लॉक टाइप की जो ये संरचना है, इसी को क्या कहा गया है? अनुदैर्ध्य उत्क्रम। ठीक है, और जब कभी ये लॉक वाले क्षेत्र में जब ये आपस में थोड़ा बहुत हिलते हैं, थोड़ा बहुत हिलने के कारण घर्षण होता है लगातार, और घर्षण होते रहने के कारण यहाँ पर क्या ऊर्जा, एनर्जी जमा होती जाती है, और जब एनर्जी एक समय बाद उसका वो क्रांतिक अपनी अवस्था को प्राप्त करती है तो वो क्या हो जाती है? बाहर की ओर रिलीज होती है, और बाहर की ओर रिलीज जब होती है तो क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। और आप देखते ही है कि हर वर्ष कोई ना कोई भूकंप
भूकंपी गतिविधियां लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो इसका कथन और कारण दोनों सही था और व्याख्या भी इसकी क्या थी, सही थी। अगला क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है, ऐसा पूछा था और उसमें ऑप्शन था सरोवरी मैदान का। सही उत्तर भी इसका यही है। ठीक है, कि जो मणिपुर का इम्फाल बेसिन है वो किसका उदाहरण है, सरोवरी मैदान। मतलब कि यहाँ पे कई नदियां हैं, ये नदियां यहाँ की पहाड़ियों का लगातार कटाव करके, यहाँ की घाटियों का लगातार कटाव करके जल को क्या करती है, एकत्रित करती है। एक तरीके से छोटी बड़ी झीलों का निर्माण करती है। उन्हीं को क्या कहा गया है, उन्हीं झील वाले क्षेत्र को क्या कहा गया, सरोवरी मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इम्फाल बेसिन है वो किसका उदाहरण है, सरोवरी मैदान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां ब्रज घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में क्या दिया था, चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा। रामगंगा गंडक को आप जानते ही, गंगा की सहायक नदी है, ब्रज घाटी में बहने का तो कोई चांस ही नहीं होता। चंबल जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, ये भी ब्रज घाटी में नहीं बहती। ठीक है, और इसके बाद बचती क्या है, दामोदर। तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर इस प्रकार की नदियां हैं जो किसमें बहती है, ब्रज घाटी से होकर के बहती है और दामोदर जाकर के फिर किसमें मिल जाती है, हुगली में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या था आपका, दामोदर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिमालय श्रेणी के संबंध में कथन जो दिए गए हैं उनमें से हमको सत्य क्या है ये बताना है ना। पहला कथन क्या बोला गया, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। पहला क्या बोला गया, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें क्या है, जीवाश्महीन है। दूसरा क्या बोला गया, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। पहला बोल रहा है मुख्य हिमालय की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते, दूसरा बोल रहा है लघु हिमालय की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं और तीसरा क्या बोल रहा है कि जो बाह्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इसमें मानव सभ्यता के क्या मिले हुए हैं, अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, तीनों कथन देखा जाए तो तीनों कथन आपके क्या हो जाते हैं, सत्य है, सत्य है। ठीक है, कैसे, पहला वाला देखो, पहला क्या बोल रहा है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, जीवाश्म विहीन है। अब यहाँ पे मुख्य हिमालय की बात करें तो जो मुख्य हिमालय है इसका निर्माण इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन काल के मध्य चलता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था तब स्थल पे स्तनधारी जीवों का भी क्या हो रहा था, प्रादुर्भाव हो रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं है, जीवाश्म नहीं है। दूसरा, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। बिल्कुल, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के क्या पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिमालय है इसका निर्माण तैतीस सागर में जमे मलबा के कारण क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब सागरी जीव, चूंकि स्थलीय जीव से पहले ही सागरी जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर उनके क्या मिलेंगे, जीवाश्म मिलेंगे और इसका निर्माण समय या लघु हिमालय का निर्माण समय मायोसीन काल के दौरान चलता रहा। ठीक है, भूगर्भिक कालखंड आपको इसके लिए समझना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा देखूंगी, कोशिश करूंगी भूगर्भिक कालखंड बता दूंगी एग्जाम से पहले, है ना। तीसरा, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर भी क्या मिले हुए हैं, मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मायोसीन से लेकर प्लीस्टोसीन काल के मध्य इसका क्या चल रहा था, निर्माण कार्य प्रक्रिया चल रही थी इसके निर्मित होने की। ठीक है, तो ये तीनों आपके कथन क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि जब तक आप थोड़े से मेंस स्तर पर आप अपने आप को लेकर के नहीं जाएंगे, एनसीईआरटीज वगैरह का आप अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बाकी अधिकांश क्वेश्चन कैसे होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, देखो अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपको मान लो ज्योग्राफी के 22 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिल गए आपको, ज्योग्राफी के 22 क्वेश्चन मिल गए। अब इन 22 क्वेश्चन में से देखा जाए तो आपके लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबसे बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन किससे बन जाएंगे, सबसे बन जाएंगे, लगभग सबसे। थोड़ी बहुत लूसेंट की भी तैयारी की होगी पढ़ के तो भी आराम से बन जाएंगे। अब इस 15 ये बन गए। ठीक है, अब बचे जो 4 से बचे 7, अब 7 में से जो आपके लगभग 5 क्वेश्चन है, या मैं कहूं 4 से 5 क्वेश्चन है, ये 4 से 5 क्वेश्चन उसी से सही होंगे जिसने क्या पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, एनसीईआरटी या मेंस की तैयारी किए हुए होगा, उससे 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। बचे 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आयोग अपने
क्या आप उसका घमंड कहे या जो भी है, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए 2 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो आपको किसी भी बुक में कहीं भी नहीं मिलेंगे। चाहे आप महंगी से महंगी टेक्स्ट बुक का क्यों ना तैयारी कर लिए हो, आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन के पीछे कभी नहीं भागा जाता है। काम करना है तो ये 15 क्वेश्चन, और काम करना है तो 4 से 5, यानी कि आपको 22 में से 20 क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बनानी है। 2 मान के चलो आपके है ही नहीं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी की दिशा रखें, अपने हर सब्जेक्ट को क्या करके रखें, ये जो आपका दिया गया है, ये जो फ्रेम मैंने बताया, इस तरीके से आप उसकी क्या करें, तैयारी करें। 2 के पीछे नहीं भागना है, 20 के पीछे भागना है, बस इतना ध्यान रखना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग फिर कल करेंगे। चलो।